जी अब्दुल्ला। Assalamualaikum everyone. We've prepared this short admissions guide for graduate school and हम तीन चार लोग मिलकर इसको प्रेजेंट करेंगे और हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि हम स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एक पॉज लेंगे। मतलब ऑब्वियसली एक बंदा प्रेजेंट कर होगा लेकिन बाकियों ने जो इनपुट देना होगा वो हर स्लाइड के एंड पे दे सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास एक यूनिक एक्सपीरियंस है और वो उसकी बेस पे कुछ ना कुछ ऐड करना चाहे तो वो सबके लिए यूजफुल हो सकता है। और जैसा कि डॉक्टर फरियाद ने मेंशन किया कि क्वेश्चंस अगर बहुत क्रूशियल हैं तो आप बीच में पूछ लें, लेकिन वरना आप उनको पोस्टपोन कर दें क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको किसी और स्लाइड में एड्रेस कर लेंगे, और अगर ना किया तो आप एंड पे दोबारा पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि ये एक रफ गाइड इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हर बंदे का यूनिक होता है और हर बंदा जो है वो डिफरेंट चीज़ें इसमें ट्राई करता है और नई चीज़ें ट्राई करता है जो पिछले बैच ने ट्राई नहीं की होंगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक पार्ट है, आपको ये करना चाहिए। लेकिन एक रफ गाइड जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी चीज़ होती है ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक ना हो और उनको रफली पता हो कि उन्होंने क्या काम करना है। उसके अलावा ऑब्वियसली वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब ये स्टार्ट करते हैं और पर्पस हमारा इस प्रेजेंटेशन का ये है, हम डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो यूएस ग्रेजुएट स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं और जो मोस्ट ऑफ दिस एडवाइस आल्सो अप्लाइज टू अदर प्लेसेस एज वेल। मतलब कनाडा की भी रफली सेम टाइमलाइन होती है, लेकिन हम सिर्फ यूएस की इस वक्त बात करेंगे ताकि हमारी प्रेजेंटेशन प्रिसाइज हो और हमारा मेन जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे बैच का वो यूएस एप्लीकेशन के साथ लिया। तो अब आगे चलते हैं। तो पहली चीज़ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होते हैं कि हम दुनिया में और जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्वियसली ऑप्शंस और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यूरोप अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं। तो हम बता दें कि पर्टिकुलरली यूएस के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि फुली फंडेड प्रोग्राम होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मतलब पीएचडी पूरी दुनिया में फुली फंडेड होती है, लेकिन यूएस का एडवांटेज ये होता है कि आपको डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। तो आपको मास्टर्स के कोर्स वर्क के दौरान आपको फंडिंग की फिक्र नहीं करनी होती। आपके पूरे 6 इयर्स जो है मास्टर्स प्लस पीएचडी के वो फंडेड होते हैं। और एक और बेनिफिट ये है कि यू हैव द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एरियाज, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन जो अंडर ग्रेजुएट के बाद भी अनडिसाइडेड होते हैं। और इस बात पे हम दोबारा वापस आएंगे जब हम एरिया चूज करने की बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि आपको एडवांस कोर्स वर्क करने का मौका मिलता है। और एडवांस कोर्स वर्क के अलावा जो कोर कोर्सेज हैं, अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में आपको लगे वीक हैं तो आपको ग्रेजुएट स्कूल में फर्स्ट 2 इयर्स में चांस मिलेगा, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ने को मिलेंगी तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। अब एक एप्लीकेशन का ब्रेकडाउन मैं बता देता हूँ कि जनरली आपके मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे एप्लीकेशन के। एक चीज़ आपकी अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट होगी और ये इस ट्रांसक्रिप्ट में आपके जूनियर ईयर के एंड तक के ग्रेड्स होंगे, आपके सीनियर फॉल के ग्रेड्स इसमें नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जूनियर ईयर के एंड तक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड्स मेंटेन करना, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन के साथ जाएंगे। उसके अलावा आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स हैं, इसके ऊपर भी हम बाद में वापस आएंगे, क्योंकि हमारा जो बैच था हमें टोफिल के अलावा कोई स्कोर नहीं चाहिए था, क्योंकि कोविड की वजह से जीआरई भी ऑप्शनल हो गया था और पीजीआरई तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया था इस साल। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है, इस पे भी हम अभी बाद में आएंगे, इस पे डिटेल्ड डिस्कशन होगी। और सीवी आपको चाहिए होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में हम आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। आपको हम सैम्पल्स प्रोवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हो कैसे लिखनी होती है। और एक और चीज़ जो है वो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, जो आपको आपको 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन एटलीस्ट चाहिए होंगे अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर से अपनी एप्लीकेशन के लिए। और इस प्रेजेंटेशन में हम रफली ये टाइमलाइन फॉलो करेंगे और ये सिर्फ मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए है कि आप अपना काम डिवाइड कर सको और आप अपना गेज कर सको अपनी अपनी पेस और आपका प्रोग्रेस जो है ग्रेजुएट एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हम समर आफ्टर जूनियर ईयर की बात करेंगे कि इस समर में, और ये समर आफ्टर जूनियर ईयर वाले काम आप अभी भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको फ्री टाइम वगैरह मिले, लेकिन हम इसको एज समर ट्रीट करेंगे। फिर अर्ली फॉल हम सितंबर और अक्टूबर को रेफर करेंगे, और लेट फॉल है नवंबर से मिड दिसंबर, क्योंकि मिड दिसंबर में यूजुअली सारी यूएस स्कूल्स की डेडलाइंस होती हैं। तो अब आगे मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक के मैं फुरकान को दे देता हूँ, वो आगे बताएगा।
अच्छा, मैं चेंज करता रहूँगा। Okay, so जो समर आफ्टर जूनियर है ना, इट इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो मेक और ब्रेक वाला टाइम है आपकी ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज ये 3 महीने जिनमें आपके पास कोई सेमेस्टर का कोर्स वर्क नहीं है, एंड यू कैन रियली फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। तो जो आपकी अब्दुल्ला ने एप्लीकेशन के जो मेन कंपोनेंट्स बताए हैं, अब ट्रांसक्रिप्ट ऐसी चीज़ है इसके बारे में बाय नाउ यू कैन नॉट डू मच, मतलब जो होना था हो गया, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये ऐसी चीज़ है कि इनके बारे में आप कुछ कर सबसे पहली हमारी एडवाइस ये है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ना, जीआरई और टोफल के, यू शुड ट्राई टू गेट डन विद देम सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये मतलब इन्होंने आपकी स्पेशली टोफल तो आपकी बस एक इंग्लिश का टेस्ट है ना, तो उसने आपकी डिसीजन पर खास फर्क नहीं डालना होता, तो उसको अपने रास्ते से हटाएं जितना जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज एक मसला ये भी होता है कि जो सीट्स होती हैं ना, वो बहुत जल्दी फिलअप हो रही होती हैं इनके लिए। सो वेन एवर जब भी कोई नई टेस्ट डेट आए, ट्राई टू बुक योर सेल्फ अ सीट इन दैट टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, जीआरई के लिए भी और टोफल के लिए भी। सही है, सो दिस इज समथिंग यू शुड डू। उसके अलावा एक और जीआरई होता है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स जीआरई। अब इस साल वो फिजिक्स जीआरई नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, मतलब होना था लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन यूजुअली फिजिक्स जीआरई की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इट इज़ द ओनली मेट्रिक जहाँ पे हर मुल्क का स्टूडेंट जो है ना, एक हर 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 मुल्क के स्टूडेंट ने एक ही टेस्ट दिया होता है। तो फॉर इवन अगर ये हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के जीपीए के स्टैंडर्ड्स अलग हैं और यूएस की किसी यूनिवर्सिटी के जीपीए के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, लेकिन फिजिक्स जीआरई एक ऐसा टेस्ट है जो कि सबको एक बराबर लेवल पे लाए खड़ा करता है। और फिजिक्स जीआरई के बारे में अच्छी बात यह है कि ये आपकी अंडर ग्रेजुएट, सॉफ्टमोर और जूनियर ईयर की फिजिक्स का टेस्ट होता है, और ये आपकी फिजिक्स की नॉलेज से ज़्यादा आप कह लें आपके रट्टे का टेस्ट होता है। तो इसके अंदर ये है कि इट इज़ वेरी ईजी टू स्कोर हाई, और मतलब लम्स के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे सीनियर्स थे, मतलब ये सीन के थोड़ी सी पढ़ाई के बाद जो है दे हैव बीन इजीली एबल टू स्कोर अबव 900 आउट ऑफ 990। सो यू शुड ट्राई टू डू योर बेस्ट इन दिस टेस्ट, ठीक है। तो ये इससे होगा, एक फ़ायदा तो है कि आप अपनी अगर आपकी जीपीए कम है तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि इट इज़ ईज़ी टू स्कोर इन इट, सो जस्ट गो फॉर इट। लेकिन अब ऑब्वियसली कोविड ने सिचुएशन को जिस तरह अनसर्टेन कर दिया कि वी डोंट रियली नो कि अब इस साल आपकी बारी भी होगा या नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग पढ़ें इसके लिए, बिकॉज़ मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर नहीं होता है, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने थोड़ी फिज़िक्स ही अच्छी सीख ली, और अगर होता है, तो यू हैव वेरी गुड चांस टू आप बाकी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के बराबर आ जाते हैं। और एक मेट्रिक होता है जिससे आप सबको इक्वली गेज किया जा सकता है। और जीआरई और अगर आप जीआरई के लिए पढ़ रहे हैं तो यू डोंट रियली नीड टू स्टडी फॉर टोफल, क्योंकि जीआरई की इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल होती है टोफल की इंग्लिश से। और जीआरई के लिए देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, एज़ फॉर फिजिक्स जीआरई देयर इज़ दिस बुक कॉल्ड कॉन्करिंग द फिजिक्स जीआरई बाय यूनी काहन, और ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फिजिक्स जीआरई के लिए। जस्ट इस बुक को जितना आप अच्छा कर सकते हैं ना, इसके लिए कर लें। और फिजिक्स जीआरई जो है ये यूजुअली अक्टूबर के अंदर होता है, और जबकि जीआरई, जनरल जीआरई और टोफल जो है हर महीने हो रहे होते हैं। तो इनको जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप समर्स के अंदर जितना अर्ली समर के अंदर आप अगर इनसे फारिग हो सकते हैं तो हो जाए, और फिजिक्स जीआरई के लिए आप साथ-साथ रेगुलरली पढ़ते रहें। और अच्छा, ये तो है समर की एक बात। दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपकी ग्रेजुएट एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो है कि यू हैव टू चूज़ द एरिया जिसके अंदर आप अप्लाई करेंगे, और आगे आप कहेंगे अपने ग्रेजुएट स्कूल के कि मैं इसमें ये फुरकान का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो वापस कनेक्ट कर दो। अच्छा सही है। अच्छा सो अच्छा, अब ये जो आपका रिसर्च एरिया है ना, ये really, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रिसाइज़ली स्पेसिफ़ाई नहीं करना होता है इसको, और ये एक बस एक ब्रॉड फ़ील्ड, मतलब मिसाल के तौर पे एटॉमिक फ़िज़िक्स और कंडेंस्ड मैटर फ़िज़िक्स अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो यूजुअली ये काफ़ी ठीक है। आप कहते हैं आप थ्योरेटिकली आप स्ट्रिंग थ्योरी करना चाहते हैं या कॉस्मोलॉजी करना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली इन एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर या एमओ वगैरह से जो है ना, बहुत अलग चीज़ें हैं। तो मतलब यू शुड हैव अ जनरल आइडिया कि आप क्या करना चाहते हैं, चाहती हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट में जाना चाहते हैं, थ्योरी में जाना चाहते हैं, ये एक बात है। उसके बाद ये क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह वाली साइड है जिसके अंदर कंडेंस्ड मैटर भी आती है और एटॉमिक भी आती है, और फिर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी वाली एक साइड है
जिसके अंदर क्या कहते हैं, कभी-कभार डाटा रिसर्च जो होती है वो भी इनकॉर्पोरेटेड होती है। सो मतलब ये आपका जो एरिया है ना, इस तरह की चीज़ें जो जैसे-जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होंगे ना, इट विल कीप इवॉल्विंग। तो मतलब लेकिन ये है कि यू शुड हैव अ वेरी रफ आइडिया ऑफ कि आप आगे करना क्या चाह ये है कि हम ये आपको एडवाइस करेंगे कि जो आपका है ना एस्प्रोज आप जिस चीज़ पे कर रहे हैं, या कोई और रिसर्च है जो आपने पिछले समय किया है, काइंड ऑफ ओवरलैप विद द एरिया यू आर अप्लाइंग बहुत में अप्लाई करें। लेकिन इस तरह से है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर की इधर आपने रिसर्च किया है, आपका एस्प्रोच उसमें है और आप ग्रेजुएट स्कूल को बोल रहे हैं कि आई वांट टू डू स्ट्रिंग थ्योरी एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट। तो ये एक चीज़ है व्हिच विल बी व्हिच व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज़ आप आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है व्हिच कैन से कि यू विल बी सक्सेसफुल इन इट। इसके बरअक्स अगर आप कंडेंस्ड मैटर के अंदर ही अप्लाई करते हैं या एटॉमिक फिज़िक्स या कोई इस तरह की रिलेटेड फ़ील्ड, तो यू कैन एटलीस्ट शो कि आपके पास देखें कुछ हार्डवेयर स्किल्स हैं जो आपने लैब के अंदर गेन की हैं व्हिच यू कैन अप्लाई ओवर देयर। तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना है। और उसके बाद ये चीज़ है कि अम, हाँ, तो बस ये है कि ट्राई टू मेक योर एरिया रेलेवेंट विद योर एस्प्रोच अदर रिसर्च एक्सपीरियंस। एग्जैक्ट ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका एरिया है ना, इट विल कीप चेंजिंग एज़ यू गो थ्रू यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप अनसर्टेन है इस बारे में कि मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ, तो ये कोई मसला नहीं है। जस्ट कीप लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज़ और आप देखें कि अगर आपको कुछ और अच्छा लग रहा है, जस्ट शिफ्ट इट, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इवन हमें भी अभी से एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि हम क्या करना चाहते हैं और मतलब हम ग्रेड स्कूल जा रहे हैं, सही है। तो अच्छा अ, अच्छा, हाँ। अच्छा, अब ये है कि फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूज़िंग एन एरिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अपना एरिया चूज़ करने में देखनी है ना, वो आपका अपना इंटरेस्ट है, ठीक है? सो यू कैन आइदर बी इंटरेस्टेड इन हाई एनर्जी थ्योरी, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट, कंडेंस्ड मैटर एक्सपेरिमेंट, कंडेंस्ड मैटर थ्योरी, व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन इस चीज़ के साथ-साथ जो एक एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है ना, वो ये है कि आपका अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा। और दूसरी चीज़ ये है कि उस चीज़ के ऊपर आगे जिन ग्रेजुएट स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, यूजुअली वहाँ पे इस एरिया के कितने रिसर्च ग्रुप्स हैं। तो मिसाल के तौर पे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर एक इस तरह की फ़ील्ड है और स्पेशली मटीरियल्स की फ़ील्ड, क्वांटम मटीरियल्स की फ़ील्ड इस तरह की है जो कि आपको हर जगह मिल जाती है। हर जगह उसके रिसर्च ग्रुप्स वगैरह होंगे और वहाँ पे चूँकि ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल काम है तो आपके पास जो है ओपनिंग्स भी ज़्यादा। एक और बात इम्पोर्टेंट है कि अगर एरिया की बात ना भी ना करें, तो यूजुअली थ्योरी के अंदर ओपनिंग्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस काम की नेचर ही ऐसी है कि वहाँ ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं लैब में काम करने के लिए। तो और ऑब्वियसली इसी तरह से उसकी फंडिंग भी ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल काम का जो है आगे डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, तो उनको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि आई मीन एक्सपेरिमेंट के अंदर होना इज़ काइंड ऑफ एन एडवांटेज बिकॉज़ यू हैव अ बेटर चांस ऑफ हैविंग ऑफ गेटिंग इनटू बेटर स्कूल्स। तो एक ये चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट और थ्योरी की। सो फॉर थ्योरी यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। और उसके बाद ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है आपके अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस के साथ मिलता-जुलता हो और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप काम यहाँ पे कर रहे हैं और जिस काम के अंदर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पास रिसर्च ग्रुप्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तो आपने कर लिया है, नाउ बाय नाउ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू डू या आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने शुरू करनी है एक लिस्ट ऑफ स्कूल्स बनानी है, सही है, जहाँ आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस लिस्ट के बारे में पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी डायनामिक लिस्ट, ठीक है। ये आपकी अंटिल द वेरी एंड ऑफ योर एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ना, ये लिस्ट आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। किसी दिन आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही होगी, किसी दिन आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो ये इसी तरह से होता रहेगा। और और इस चीज़ को कभी भी ये नहीं करना कि मतलब आपने फुल स्टॉप नहीं लगा देना कि अच्छा यार बस ये मेरी लिस्ट बन गई है, अब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने वाला, ठीक है? सो कीप लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज़ एंड कीप चेंजिंग इट एज़ यू गो। और उसके बाद ये है कि अच्छा, अब लिस्ट बनानी कैसी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले जो जो गो टू रिसोर्स है ना फॉर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वो है यूएस न्यूज़ की रैंकिंग्स फॉर फिज़िक्स स्कूल्स, ठीक है? सो व्हाट यू डू इज़ यू ओपन द यूएस न्यूज़ रैंकिंग्स फॉर फिज़िक्स स्कूल्स, ठीक है? और उसके बाद जो है आप देखते हैं एक यूनिवर्सिटी देखी और उसके बाद आपने देखा कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके पसंद का काम हो रहा है कि नहीं, एंड देन यू ऐड इट टू योर लिस्ट, ठीक है?
और अब वहाँ पे रिसर्च एरियाज़ वगैरह देखते हैं कि आपके पसंद के हैं या नहीं, ठीक है? और इस तरह साथ-साथ अपने मतलब अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ बात करें कि क्या कहते हैं, वो एरियाज़ किस तरह के हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? सो आई विल शो यू अ क्विक एग्ज़ाम्पल ऑफ के ये लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। सो अब्दुल्ला स्क्रीन शेयरिंग बंद करना, क्रोम खोल लो। अच्छा सो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जस्ट गिव अस अ सेकंड। ओके सो अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूएस न्यूज़ फिज़िक्स रैंकिंग्स, ठीक है? ये खोला और इंटरनेट इज़ स्लो। स्किप कर दें या बाद में कर लें? इंटरनेट स्लो आ रहा है। नहीं बोलेंगे कैसे? अच्छा। अच्छा, सो इस तरह से कि एंड आपके पास एक पूरी लिस्ट है रैंकिंग्स के हिसाब से, ठीक है? एंड सो फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैलटेक वगैरह से शुरू होती है। तो ऑब्वियसली अब आपको अपनी लिस्ट के अंदर ना थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब आपको अपनी प्रोफाइल किस तरह की लगती है और आपके ऑब्वियसली एक्सपेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो जनरल नंबर कि आप कितने ग्रेड स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 15, राइट? हाँ, 10 टू 15 ग्रेड स्कूल्स में अप्लाई करते हैं यूजुअली। तो अब इसके अंदर आपने देखना होता है कि के आपने ऑब्वियसली ये चीज़ आप वेरी करती है आपके बजट के हिसाब से। और फिर लिस्ट के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू रियली वांट टू गो इनटू अ टॉप स्कूल एंड यू नो कि टॉप स्कूल्स के अंदर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ गैप ईयर। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फॉर एग्जांपल इन टॉप 10 में से 6-7 जगह पे अप्लाई कर दिया और फिर नीचे के स्कूल्स का में अप्लाई किया। बट अ गुड लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि आप जाएँ। So you should have a couple of schools from the top 10. उसके बाद so for example अगर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, so I'll have I don't know Princeton and Cornell from the top 10. उसके बाद से आप नीचे आ जाएं, so ये आपकी top 20 है यहाँ पे। so I'll have I don't know Maryland and JHU, और उसके बाद so दो schools आपके top 20 में हो गए। and then you keep going down, उसके बाद आप कुछ और नीचे के स्कूल्स देखें एंड अंटिल यू उसके बाद 2-3 सेफ्टी स्कूल्स रख लें इन द 70s 80s वाली रैंकिंग, ठीक है? ताकि कहीं भी ना हो तो खुदा ना खास्ता तो मतलब आपके पास एक कुशन हो, ठीक है? सो इस तरह से आपने लिस्ट बनानी है और आपने यूनिवर्सिटी किस तरह सेलेक्ट करनी है। सो लेट्स से आई डोंट नो आप देखना चाहते हैं विस्कॉन्सिन मेडिसिन का प्रोग्राम कैसा है। सो यू ओपन सो आई जस्ट डाउन सो आई जस्ट लुक फॉर विस्कॉन्सिन मेडिसिन फिजिक्स वेबसाइट, ठीक है? और यहाँ जाके आई लुक फॉर देयर रिसर्च एरियाज, ठीक है? सो लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन क्वांटम इंजीनियरिंग वगैरह या इस तरह की। सो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एरियाज, हाई एनर्जी थ्योरी वगैरह वगैरह, न्यूक्लियर थ्योरिस्ट, एंड अब यहाँ मेरे काम की चीज़ आ गई, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो आई सी लेट्स से मैं इस प्रोफेसर का खोलता हूँ। हाँ, सो दीज आर प्रोफेसर्स तो मैं इनका खोलता हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। सो इनकी रिसर्च इंटरेस्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह जो भी है। तो अगर मुझे अब ये प्रोफेसर और बाकी सारे प्रोफेसर जो हैं इनके काम अच्छे लग रहे हैं, सो आई ऐड दिस यूनिवर्सिटी टू माय लिस्ट, ठीक है?
और इसके अलावा इसके अंदर ये बात है कि आपकी लिस्ट आप एक तो अपनी बैलेंस्ड रखें और साथ-साथ क्या करना होता है? बुल्ला कुछ बताओ और? हाँ, तो उसके अलावा एक जो चीज़ आपने और देखनी है ना अपने जो आपने अपने ग्रुप्स को देखना है, तो आप देखें कि इस ग्रुप की कोई वेबसाइट अगर है, सो जनरली एडवाइजेबल ये होता है कि जिस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो ग्रुप एक तो छोटा हो और जिस प्रोफ़ेसर के पास आप जो आपके प्रोफ़ेसर जिनका काम अच्छा लग रहा है, सो इट इज़ जनरली एडवाइजेबल कि वो यंग प्रोफ़ेसर्स हों, आई मीन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स हों या उनको रिसेंटली आए हुए हों। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका रिसर्च ग्रुप है, सो इधर एक पीपल की ऑप्शन का सेक्शन होगा। So if I go there, so ये प्रोफेसर हैं, he has one postdoc, a lot of grad students, ठीक है? So I mean, personally, until unless मुझे इनका काम बहुत अच्छा लग रहा है, I would be slightly skeptical when applying to their group because obviously मसला यही है कि इनके पास काफ़ी सारे हैं, so स्टूडेंट्स हैं तो most likely इनके पास जगह ना हो, तो एक ये मसला होता है। So try to look for young professors, ठीक है, जिनके पास ओपनिंग ज़्यादा होती हैं और ऑब्वियसली अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो उधर भी ओपनिंग ज़्यादा होगी, so I guess that's it. तो ये भी बोलो कि सारे इन्फॉर्मेशन अच्छा और हाँ अभी मोहसिन ने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ की आपकी सर्च चल रही है ना और आपको जो-जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो आपको ग्रुप्स वगैरह पसंद आ रहे हैं, ये एक फ़ाइल में आप स्टोर करते हैं कि एक एक्सेल शीट बना लेनी चाहिए। वो फुरकान के पास एक लिस्ट है, वो हम आपको दिखा देंगे किसी पॉइंट पे या आपको भेज देंगे। तो उस तरह की एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हों, आपके पास रेलेवेंट प्रोफ़ेसर्स के नाम लिखे हों उधर और आपके पास उनके ग्रुप साइज़ हो आपके पास और उनका जो एरिया है वो लिखा हो। वरना ये होता है कि आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी देख के आगे मूव ऑन कर जाते हैं और फिर नवंबर में जाके आपको याद आता है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद आई थी और आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद आ रहा या आपको रिसर्च ग्रुप का नाम नहीं याद आ रहा। तो आपको जो ग्रुप आपको पसंद आ रहा है या जो आपको नहीं भी पसंद आ रहा, आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि आप फ़िज़ूल में एक यूनिवर्सिटी की वेब पेज पे बार-बार आपको ना जाना पड़े और आपका इससे टाइम सेव हो जाएगा। मैं कर लूँ अपनी स्क्रीन शेयर? अच्छा, ये मैंने अपनी लिस्ट खोली हुई है। दिस इज़ अ रफ बेसिकली दिस इज़ हाउ यू शुड ऑर्गेनाइज़ बिकॉज़ यू विल फॉरगेट। मैं ये लिस्ट देख के बोलता था अच्छा हाँ, ये बंदा मुझे पसंद आया था। नवंबर में आप इस तरह हो जाएगा। तो इसमें आप चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ डालते हैं, मतलब मैंने ऐसी डाली हुई हैं, इनमें सब में मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मतलब दिस वाज़ द लिस्ट दैट आई वुड कंसल्ट कि अच्छा अब मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। वरना यू विल हैव टू डू द एंटायर थिंग अगेन एंड यू विल हैव टू गो टू वेबसाइट्स एंड लुक फॉर प्रोफेसर्स एंड ग्रुप्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, वेवर देते नहीं देते, ऑल दीज़ थिंग्स। So, like maintaining a sort of a data of all this is very helpful. अच्छा एक और पॉइंट था वो मैंने मिस कर दिया। वो ये है कि जब आप प्रोफ़ेसर्स ढूँढ रहे होते हैं, तो इस बात पे अभी फुरकान ने जैसे मेंशन किया था कि आप यंग प्रोफ़ेसर्स को और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स को ढूँढने की कोशिश किया करें और इस बात पे हम जितना भी एम्फसाइज़ करें वो कम है क्योंकि जो नए प्रोफ़ेसर्स होते हैं ना, वो हमेशा रिक्रूट कर रहे होते हैं। अगर एक एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट है जिसने यूनिवर्सिटी अभी-अभी जॉइन की है, उसने बहुत हेवी रिक्रूटमेंट करनी है क्योंकि उसको 4-5 बच्चे चाहिए होंगे जो उसका लैब सेटअप करेंगे और उसके उसके फर्स्ट बैच ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको हमेशा देखना चाहिए आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होनी चाहिए कि एक नया प्रोफ़ेसर हो जिसने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी जॉइन की है। उनमें से काफ़ी प्रोफ़ेसर्स ने अपनी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि वो रिक्रूट कर रहे हैं और यूजुअली यही प्रोफ़ेसर्स होते हैं जो मतलब जो ज़्यादा लाइकली है कि अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करें तो वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। इस बात पे भी हम बात देंगे कि प्रोफ़ेसर्स को कॉन्टैक्ट कैसे करना होता है। लेकिन इस बात का आपने बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने यंग प्रोफ़ेसर्स ढूँढने हैं और नए प्रोफ़ेसर्स ढूँढने हैं। और ओल्ड प्रोफ़ेसर्स हैं ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे होते लेकिन फॉर अ फ्यू रीज़न्स काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं कि एक तो आपके एडमिशन चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं अगर आप यंग प्रोफ़ेसर्स के पास अप्लाई करें और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि एक यंग प्रोफ़ेसर जो है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता है अपने स्टूडेंट के काम में, तो एक ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। So by the end of this summer, you should have a rough list of around 20 schools
और इसका ये नहीं मतलब आपने इन सब स्कूल्स में अप्लाई करना है, बस इसका ये मतलब है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप इसको अपने बजट के हिसाब से नैरो डाउन करते-करते 10 टू 15 स्कूल्स तक ला सकते हैं बाय द एंड ऑफ नवंबर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड नेहा बताएगी। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ। अच्छा, तो अब हम थोड़े से एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है सारा कुछ, क्योंकि डॉलर्स में सारी पेमेंट हो रही होती है। आपका जो जैसे GRE है, जो नॉर्मल GRE है, उसका $205 लगता है टेस्ट का, और फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं $27 एक स्कूल को स्कोर भेजने में लगता है, जो आपको ऑफिशियल स्कोर्स भेजने होते हैं। उस तरह से PGRE आपका $150 टेस्ट का होता है, और फिर $27 होते हैं वो स्कूल्स को स्कोर सेंड करने में। और TOEFL जो है वो होता है 180 फॉर द टेस्ट एंड 20 फॉर सेंडिंग द स्कोर्स टू वन स्कूल। ठीक है, और एप्लीकेशन की एवरेज फीस आपकी जो है $80 के करीब है, लेकिन ये वाइडली वेरी भी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वो कैलिफोर्निया के वो स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वो 140 कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी कोई $50 के करीब होती है। मतलब वेरी वाइडली करता है, लेकिन जनरली हम कह लेते हैं कि $80 के करीब जो है ना एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस होती है। अच्छा, अब ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देर आर अ फ्यू वेज वी कैन कट दीज कॉस्ट्स डाउन। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना है कि जो आपके होते हैं ना जो GREs और TOEFLs होते हैं, यू कैन सेंड योर स्कोर्स टू अप टू 4 यूनिवर्सिटीज़ फॉर फ्री। ये आपके जो आप रजिस्टर कर रहे होते हैं ना स्कोर्स वो एग्जाम्स के लिए, उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप 4 यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना कम से कम अपने GREs और TOEFLs जो होते हैं ना वो फ्री में भेज सकते हैं। अच्छा, अब और क्या हम कर सकते हैं? ये तो वैसे एक इंक्लूडेड चीज है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? एक, आपने एप्लीकेशन फी वेवर मांगने, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उनको शेमलेसली जो है ना ईमेल्स लिखनी है। पहले तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप उनके FAQs में देखें, वहां पे जनरली बताया होता है फी वेवर के बारे में। ठीक है, कि अगर उसका कोई सेपरेट प्रोसेस है, कोई सेपरेट एप्लीकेशन है फी वेवर के लिए अप्लाई करने के लिए, या अगर वो चाह रहे हैं कि आप उनके इस फलाने ईमेल एड्रेस पे ईमेल लिखें और अपना केस बिल्ड करें, ये सारा कुछ जनरली FAQs में लिखा होता है। इन केस नहीं लिखा, या इन केस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि हम फी वेवर्स देते ही नहीं हैं, आपने तब भी जो है ना उनके डिपार्टमेंट जो होते हैं ना ग्रेजुएट एडमिशंस वाला, या जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाला होता है, आपने उनको ईमेल करके कहना है कि अपना केस बिल्ड करना है। बता दें कि आपका पाकिस्तान और USD का कन्वर्जन रेट बहुत ख़राब है, हम लोग डिसएडवांटेज्ड हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है जो दिखा सके कि आपका जो है वो क्या कहते हैं वाकई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप NOP स्टूडेंट हैं या आप फाइनेंशियल एड पे हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप ना सिर्फ डिजर्विंग है, बल्कि आप जो है वो एक हाईली कम्पिटिटिव स्टूडेंट भी हैं, तो आपको ना सिर्फ आपको फायदा हो रहा है फी वेवर की वजह से, बल्कि उनको भी फायदा होगा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। एक ये चीज़ हो गई। और हाँ, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के जो एप्लीकेशंस होती हैं ना उन्हीं के अंदर फी वेवर्स भी बिल्ड होते हैं, तो इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, और हाँ अक्सर ऐसे होता है कि कुछ ना एक ओवरऑल जो ग्रेजुएट वो डिवीजन होती है ना वो फी वेवर्स प्रोवाइड करी होती है, और अक्सर वो कह देते होते हैं जिसमें सारे ग्रेजुएट स्कूल आ जाएंगे, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, और वो अक्सर मना कर देते होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें ना, तो अक्सर ऐसे होता है, जैसे मेरे केस में मुझे जो है ना 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने कहा था कि ग्रेजुएट डिविजन्स नहीं देती आप लोग, तो मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने फिर वेवर दे दिया था, या उन्होंने डिफर कर दी थी कि अच्छा अगर हम आपको जो है वो क्या कहते हैं अगर हम आपको वो ऑफर करेंगे एडमिशन तो तब आप पे कर दें, या इस तरह की चीज़ें। तो मतलब डिपार्टमेंट वाले लोग जनरली नाइस होते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एप्लीकेशंस, एंड यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर एप्लीकेशंस। यहाँ पे फुरकान की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि फुरकान ने मेजॉरिटी वो फी वेवर्स के साथ अप्लाई किया था और बहुत कम उसकी कॉस्ट आई थी। मैंने जो अप्लाई किया था, मेरे ख्याल है आई हैड सम 14 to 15 स्कूल्स, और उनमें से कुछ 6-7 मुझे वेवर्स मिले हुए थे, तो दैट रियली हेल्प्ड। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, और ये दूसरी बात ये है कि आपको जो है ना यूजुअली इनके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फी वेवर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपने सितंबर तक ये ख़त्म भी होने लग जाते होते हैं।
तो आपने क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग फॉर फी वेवर्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आपके जैसे जैसे लिस्ट, मतलब आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है ना, आपने वो रिसर्च कर रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगी है, आप उसको साथ ही ईमेल कर दें कि मुझे फी वेवर चाहिए। ठीक है, इन दी एंड अगर आपको वो इतनी अच्छी नहीं भी लग रही यूनिवर्सिटी एंड यू डोंट वांट टू अप्लाई देयर, यू स्टिल हैव अ फी वेवर, तो मतलब अप्लाई करने में कुछ जा नहीं रहा। फिर आप ऑफिशियल स्कोर वेवर्स भी मांग सकते हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज जो है ना वो आपकी टोएफल रिक्वायरमेंट वेव कर देती हैं। आपने उनको बताना होता है कि लम्स जो है वो क्या कहते हैं, एक अब इंग्लिश मीडियम अदारा है, आप उससे पहले भी आपने एक इंग्लिश मीडियम अदारे से तालीम हासिल की है, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अक्सर आपको वेवर्स दे देते होते हैं कि अच्छा आप ना जमा करवाएं टोएफल स्कोर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज जो ऐसे नहीं कहती, वो कहती हैं कि हमें चाहिए टोएफल स्कोर्स। उनको आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा एडमिशन ऑफर कर देंगे, अभी मैं अनऑफिशियली रिपोर्ट कर देती हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो बाद में जब आप अगर आप मुझे एडमिशन ऑफर कर देंगे तो फिर मैं ऑफिशियल स्कोर्स भेज दूंगी। तो मतलब ये वो वाली चीज़ है कि आपको जो है उस टाइम पे नहीं भेजना पड़ेगा और सिर्फ उनको भेजना पड़ेगा जहाँ पे आपको एडमिशन आया और जहाँ पे आपको वैसे ही जाना है। ठीक है, अच्छा, और अक्सर ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ना वो ये भी कहती हैं कि आप कोई ऑफिशियल प्रूफ दें कि आपका जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, तो ये आप आरओ को ईमेल करके जो है ना उनसे ऑफिशियल ये लेटर निकलवा सकते हैं। तो ये लेकिन ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि आप किधर को अप्लाई कर रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, ये कौन सी स्लाइड है? अच्छा, तो अब आपके पास जो है अर्ली फॉल में आपने क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, अर्ली फॉल में आपने क्या करना है कि आपने जो है स्कूल की सर्च जो है ना वो कंटिन्यू करती रहना है और जो है अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को रिफाइन करते जाना है। ठीक है, शुरू में आपको नहीं पता होता अक्सर कि इंटरेस्ट क्या है आपका, और वो बहुत ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। मुझे मेरा ख्याल है अक्टूबर के एंड तक कोई खास आइडिया, मतलब मुझे रफ आइडिया होना शुरू हो गया था कि मैंने क्या करना है। जब आई स्टार्टेड आई हैड नो आइडिया कि मैंने करना क्या है। ठीक है, तो आपने जो है वो अपना इंटरेस्ट रिफाइन करते रहना है, आपने स्कूल्स ऐड करते रहना है अपनी लिस्ट में। आपकी वही जैसे पहले कहा था कि डायनामिक सी लिस्ट होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अपनी एसओपी का जो इनिशियल ड्राफ्ट है ना वो लिखना शुरू कर देना है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि एसओपी लिखते कैसे हैं, ये एसओपी होती क्या है, लेकिन आपको ये एक आइडियल टाइम है कि आपके पास कुछ रफ स्केच हो अपने दिमाग में कि एसओपी होती क्या है। सीवी आपकी बन जानी चाहिए, सीवी आपने बनानी है, क्योंकि आपने जैसे ईमेल्स करनी है ना प्रोफेसर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगी है, उसका कोई प्रोफेसर अच्छा लगा उसका काम, तो यू हैव टू ईमेल देम। ठीक है, यू हैव टू ईमेल द प्रोफेसर्स। जितने मतलब ईमेल भेजने में कुछ नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। और जो है वो क्या कहते हैं, आप जब ईमेल कर रहे होते हैं प्रोफेसर को तो आपने अपनी सीवी अटैच करनी होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर अभी इसके बारे में, ईमेल्स के बारे में हम दोबारा बात करते हैं। एक और काम जो आपने करना है वो आपने यहाँ पे अपने लम्स के प्रोफेसर जिनकी आपको रिकमेंडेशंस चाहिए, आपने उनको बताना है कि जो है कि आप मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी रिकमेंडेशन लिखें। ठीक है, उनको आपने अपनी सीवीज भी भेजनी होती हैं ताकि उनको आइडिया हो कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। तो इसलिए जो है ना आपकी सीवी बाय दिस टाइम शुड बी रेडी। ठीक है, फिर आप अपने प्रोफेसर से यहाँ पे लम्स में भी पूछ ले सकते हैं कि आपने मतलब कोई अगर उनके जहन में है स्कूल के जहाँ अप्लाई किया जा सके, या जहाँ उन्हें लग रहा हो कि अच्छा आपके काम से रिलेटेड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे डॉक्टर सभी ने रिकमेंड किया था बोल्डर और कॉर्नेल। तो मतलब आपको इस तरह से आइडिया हो जाता है कि कौन से अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे जाया जा सकता है, और प्रोफेसर को जनरली पता होता है। ठीक है, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी एप्लीकेशन का, वो है आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर्स को जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं। आपको अगर जरा सा भी काम अच्छा लग रहा है ना तो आपने उनको ईमेल करनी है। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, आपको एक यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, आपने उसके प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी। ठीक है, आपने अपने प्रोफाइल के बारे में बताना है, अपनी सीवी भेज देनी है, अपने वो इंटरेस्ट बताने हैं और अपना आपने इंटरेस्ट शो करना है उनके काम के अंदर। ठीक है, अब ये याद रखना है कि आपने बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखनी, ईमेल्स शुड बी कंसाइज। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर्स मतलब मसरूफ लोग होते हैं, वो इतना आपकी लंबा चौड़ा कहानियां नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने मेंशन करना है कि यू वुड बी वेरी हैप्पी टू सिट फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, आपको इन रिप्लाईज एक्सपेक्ट नहीं करने, अच्छे आ जाएं तो बहुत बड़े बोनस की बात है। ठीक है, और वो काम कर जाता है। यहाँ पे जैसे अब्दुल्ला को दो प्रोफेसर्स ने कहा था कि ठीक है हम बात कर लेते हैं, और दोनों जगह से उसको फिर एक्सेप्टेंस आई थी, और उनमें से एक जो है वो टॉप 10 स्कूल है। तो मतलब नुकसान कोई नहीं है, और अगर चल जाए तो फायदा बहुत है। ठीक है, तो अब जो है आपने जो है वो एक हम आपको वैसे दिखा देते हैं, एक जनरल ईमेल का पैटर्न। अगर अब्दुल्ला अगर आप अपनी शेयर कर लें स्क्रीन। हाँ, मैं शेयर कर लेता हूँ।
अच्छा हाँ, ये आप लोग ईमेल देख सकते हैं। ये एक सैंपल ईमेल है। मतलब मैं जनरली ना इस तरह की ईमेल प्रोफेसर्स को भेजता था। मैं उनको मैं अपने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता था। मैं उनको बता देता था कि मेरा एस प्रोजेक्ट क्या है, मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और हम 3-4 लोगों ने डॉक्टर आदम के साथ एक प्री प्रिंट लिखा था, मैं उसकी लिंक अटैच कर देता था। ये जब प्री प्रिंट रेडी नहीं था तो मैं सिंपली बता देता था कि हमने ये काम किया हुआ है। और उसके बाद मैं सिर्फ 2-3 लाइन्स में बता देता था कि मुझे उनका काम क्यों पसंद आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स वाले ग्रुप में अप्लाई कर रहा था। मैं उनको सिंपली 2-3 लाइनों में बता देता था कि मुझे ये फिजिकल सिस्टम फैसिनेट क्यों करता है और इसलिए मैं आपका ग्रुप मुझे पसंद है, ठीक है? उसके बाद मैं मतलब ऑब्वियसली हमारे पास हम ये तो नहीं पूछ सकते ना कि आप हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो मैं सिंपली ये पूछ लेता था कि मैं इस स्कूल में अप्लाई कर रहा हूँ, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अगली साइकिल में रिक्रूट कर रहे होंगे कि नहीं? और इसका ऑब्वियसली हमारे इस ईमेल का मेन पर्पस ये है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल देख ले और उसको आपका नाम किसी तरह याद रह जाए और उसको पता हो कि एक स्टूडेंट था जो काफ़ी देर से इंटरेस्टेड था मेरे ग्रुप में। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई प्रोफेसर पसंद आ रहा होता है, वो आपको रिप्लाई में बता देते हैं कि इस साल मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहूँगा, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है कि नहीं। और जैसा कि अभी नेहा ने बताया, आपने रिप्लाई एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब मैंने अपने केस में मेरा ख्याल है कोई 35 या 40 ईमेल्स भेजी होंगी। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, मैं उधर के 3 या 4 प्रोफेसर्स को ईमेल कर देता था और इन टोटल मुझे कोई 6 या 7 रिप्लाईज़ आए होंगे, जिनमें से सिर्फ़ 2 अच्छे रिप्लाईज़ थे, बाकी जेनेरिक रिप्लाईज़ थे कि हाँ, आप अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं। तो अच्छे रिप्लाईज़ तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन ये वर्थ इट होता है क्योंकि अगर आपको रिप्लाई आ जाए और अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको इंटरव्यू भी मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसके साथ आप ऑब्वियसली अपनी ट्रांसक्रिप्ट या सीवी अटैच कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए। हाँ, और मतलब इस केस में मैं आपको इसलिए इस बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों एडमिशन्स जिन स्कूल्स में हुए थे, वो वही थे जिनके साथ मुझे इंटरव्यू मिला था। तो ये होता है कि ये एक आपको एक ऐसा एडवांटेज मिल रहा है कि जो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास नहीं है। बाकी सबकी वो सिर्फ़ एप्लीकेशन देख रहे होंगे, आपकी एप्लीकेशन के साथ उन्होंने आपसे बात भी की होगी और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा क्योंकि आपको एक इम्प्रेस करने का एक अलग से चांस मिल रहा है। अच्छा, और सीवीज़ के लिए हम लोग बस आप लोगों को कुछ सीवी सैंपल के तौर पे भेज देंगे। उसमें कुछ ख़ास होता नहीं है, आप बस पैटर्न देख के जो है उसी तरह का मतलब आपको उससे देख के आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं और किस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी है। सीवीज़ हम आपको भेज देंगे, उसके बाद अगर आप लोगों को वैसे कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना इनमें। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर ग्रेजुएट एप्लीकेशन है ना, वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, वो ये है कि कोई भी आपके बारे में ऐसी बात जो आपकी वैसे एप्लीकेशन के अंदर ज़ाहिर नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मिसाल जो है बहुत कॉमन, वो ये है कि आपका जो जीपीए है, यूजुअली आपका सीजीपीए थोड़ा कम है, लेकिन आपका इट इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन बैड सेमेस्टर, वन बैड ईयर, यूजुअली यू हैव वेरी गुड ग्रेड्स। सो दैट, तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली एनीथिंग जो आपके ख्याल में ज़रूरी है कि एडमिशन कमेटी आपके बारे में जाने। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे पहले तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये काम करने का मौका देता है। और उसके बाद ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है यूजुअली आपने इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें करनी होती है ना, वो ये है कि आपने हाईलाइट करना है कि आप किस रिसर्च एरिया में काम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएट उसके अंदर जो है रिसर्च एक्सपीरियंस जो है आपका किन चीज़ों के अंदर है, आपने क्या किया, उससे क्या सीखा और उसका क्या नतीजा निकला। अगर आपका कोई रेलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो ग्रेड स्कूल्स हैं ना, आपको जो फंड करते हैं वो एज़ अ टीए कर रहे होते हैं यूजुअली। तो अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है टीएशिप का, इट इज़ वेरी रेलेवेंट, ठीक है? और उसके अलावा ये कि आपने बताना है कि आप आगे काम करना चाहते हैं और किन-किन प्रोफ़ेसर्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है? अब अच्छा, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने कोर्सेज़ के हवाले से ना ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज़ कोर्सेज़ आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी बता रही है, आपने अलग से अपना जीपीए वगैरह भी उनको बताया होगा, तो आई मीन और ऑब्वियसली मतलब आप रिसर्च करने जा रहे हैं ग्रेड स्कूल, तो दे डोंट रियली
केयर मच कि आपने अपने कोर्स में क्या सीखा, और सबको पता होता है कि ये सबने ग्रिफिथ्स पढ़ी है वगैरह वगैरह, सही है। तो अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के ना कुछ 2 मेजर क्या कहते हैं फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट ये है कि अच्छा, जो हर फॉर्मेट के अंदर जो कॉमन चीज़ है ना, सबसे पहला पैराग्राफ है आपका, वो पैराग्राफ जो है एक तो थोड़ा कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, ठीक है? कि वो पैराग्राफ हर दूसरे एप्लीकेंट के पैराग्राफ जैसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पहले पैराग्राफ के अंदर ही आप कोशिश करें कि आप बता दें कि आप किस चीज़ में काम करना चाहते हैं, जो आपकी, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ना, ब्रॉड रिसर्च फील्ड, उसके बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एसओपी है कॉर्नेल के लिए, ठीक है? और यहाँ मैंने शुरू किया कि मैंने कहानी सुनाई कि मैं मॉडर्न फिज़िक्स के कोर्स के अंदर मैंने जो है बताइए सुपर कंडक्टिंग देखी, और मुझे बहुत कूल लगी वगैरह वगैरह, जिससे मुझे मैनी बॉडी फिज़िक्स अच्छी लगने लगी, और मुझे कंडेंस मैटर, और जो है इसकी वजह से आई हैव कम टू रियलाइज़ दैट माय रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल सीएमपी, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वांटम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये है कि मतलब ये मेरे ख़्याल में ये है कि हर एप्लीकेंट की उससे थोड़ा हट के है, क्योंकि मैंने एक पर्सनलाइज़ एक्सपीरियंस बताया कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है, और फिर मैंने वो एरिया भी आइडेंटिफ़ाई कर दिए हैं, सही है? अच्छा, अब उसके बाद जो फॉर्मेट मैंने फ़ॉलो किया है वो ये है कि आई स्टार्ट विद माय मोस्ट रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस, जो मैं कमेटी को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है? सो इन दिस केस जो हमारे एक डॉक्टर आदम के साथ एक प्रीप्रिंट था, तो ये स्पेशली मैं चाहता था कि सबसे पहले एडमिशन कमेटी को मेरे बारे में बात पता चलेंगे। ऑब्वियसली इट रिजल्टेड इन अ पेपर, और पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास कोई पेपर है वो होती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता था। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय मोस्ट प्राइमरी रिसर्च एक्सपीरियंस व्हिच वाज दिस पेपर। आफ्टर दैट उसके बाद जो मेरा अगला, क्योंकि ये चीज़ जो है, अच्छा, अब ये मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस था इन क्वांटम कंट्रोल ऑफ मैनी बॉडी सिस्टम्स, और मैं अप्लाई किस चीज़ में कर रहा हूँ, क्वांटम इन्फॉर्मेशन में, और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल सी में। सो व्हाई देयर इज़ नॉट एग्जैक्ट ओवरलैप, देयर इज़ सम ओवरलैप, ठीक है? फिर मैं आया कि मेरा अगला रिसर्च एक्सपीरियंस है एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, ठीक है? उसके अंदर मैं क्वांटम मटेरियल के ऊपर काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है? अच्छा, और रिसर्च एक्सपीरियंस को बयान करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो ये है कि आपने बस ये नहीं बताना है कि आपने क्या किया। सो फॉर एग्जांपल इन माय केस दिस वाज़ अ ग्रुप प्रोजेक्ट ना, तो मैंने उसमें बताया कि उसके अंदर मैंने क्या किया। तो थोड़ा-सा मैंने पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि वी वर टास्क्ड विद डूइंग दिस, दिस एंड दिस, ठीक है? फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में और बताया, और उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, फॉर दिस आई लर्न्ड टू यूज़ द क्यूटिब लाइब्रेरी इन पाइथन टू न्यूमेरिकली सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ व्हाटएवर व्हाटएवर, ठीक है? और फिर मैंने बताया कि मैंने क्या सीखा इससे, कि सिंस आई हैड टू राइट द कोड फ्रॉम स्क्रैच दिस ग्रेटली एनहांस्ड माय प्रोग्रामिंग स्किल्स। और उसके बाद मैंने बताया कि वंस देयर वर एनकरेजिंग न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, जो हमारा एनालिटिकल प्रूफ था, मैंने उसके अंदर ये कंट्रीब्यूशंस की। तो मतलब ये है कि अपने काम के बारे में बताने के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या किया और आपने क्या सीखा, और फिर दिस फाइनली क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वी कंपाइल्ड रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर व्हिच विल बी सबमिटेड टू पीआरए। तो मतलब आपने क्या किया, उससे क्या सीखा और क्या नतीजा निकला, आपके हर रिसर्च एक्सपीरियंस को इस फॉर्मेट के अंदर आप करें, ठीक है? इस तरह से बयान करें। फिर मेरा एस्ट्रोज आ गया। एस्ट्रोच के अंदर ऑब्वियसली मतलब तब तो इनिशियल स्टेज थी एस्ट्रोच की, तो मैंने बताया कि मैं व्हाट आई प्लान टू डू, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे ना मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, अब वो प्रॉब्लम मैंने सही कर दी है, लेकिन मैंने लिखा था आई हैव दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग प्रॉब्लम्स आई हैव एवर सॉल्व्ड एंड माय मोटिवेशन टू बी अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे जब सबमिट की थी ना एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ कॉर्नेल के अलावा ना किसी और यूनिवर्सिटी का नाम रखा हुआ था। तो ना नींद के अंदर भी एप्लीकेशन नहीं भरनी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एसओपी ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगी। आई मीन देयर विल बी अ जनरल फॉर्मेट, लेकिन आप कुछ चीज़ों को तो करेंगे ना स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो इन छोटी-मोटी गलतियों का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद एक रिसर्च एक्सपीरियंस, फिर ये 1-2 और रिसर्च एक्सपीरियंस, मतलब इन ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं डिक्रीजिंग क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस। उसके बाद आ गई टीचिंग वाली बात, ठीक है? कि टू मी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज़ टीचिंग अदर्स वगैरह, 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 मैंने 2 कोर्सेज़ टीए किए हुए हैं। दैट्स इट। उसके बाद अब ये आखिरी पैराग्राफ है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं, मतलब ये वो पैराग्राफ होगा जो अगर आपकी बाकी की एसओपी सेम है ना हर यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये पैराग्राफ आपका हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग होगा। सो इन दिस केस दिस इज के मैं कॉर्नेल के अप्लाइड फिजिक्स प्रोग्राम में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के ग्रुप्स मुझे कंडेंस मैटर और क्वांटम इन्फॉर्मेशन में अच्छे लगते हैं, और ये एक प्रोफेसर है, इनका ग्रुप जो है इसका ये काम मुझे अच्छा लगता है, फिर ये एक और प्रोफेसर है, इनका ये काम अच्छा लगता है, फिर ये प्रोफेसर इनका ये काम अच्छा लगता है, और इनमें एक जेनेरिक सी लाइन के गिवन माय अंडरग्रेजुएट ट्रेनिंग इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आई बिलीव दैट कॉर्नेल ग्रेजुएट प्रोग्राम इज एन आइडियल फिट ब्ला ब्ला। तो अब अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना जो आपने प्रोफेसर्स के बारे में लिखना है, ये आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि ऐसा लगे कि आपने इनकी रिसर्च को देखा है, यू हैव एन
क्या कहना चाहिए, एजुकेटेड आइडिया अबाउट देयर वर्क, ठीक है, आप इस तरह से बात करें। तो फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर मैकमैन के बारे में लिखा है ना, तो मैंने लिखा कि रिसर्च ग्रुप ऑन इस चीज़ के ऊपर, उनकी चीज़ मुझे पसंद है, एंड आई एम ग्रेटली इंटरेस्टेड इन हिज वर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग इन 2D सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। मतलब अब इस जुमले को पढ़ के लग रहा है कि ना मुझे पता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और कि ये इसके ऊपर काम करे। सो आपके जुमलों से ऐसा लगना चाहिए कि यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट दे डू, और आप प्रिसाइजली क्या करना चाहते हैं, सो यू शुड लुक लाइक अ फोकस्ड पर्सन। ये नहीं कि बस ये मुझे अच्छे लग गए तो मैंने इनके पास अप्लाई कर दिया, इस तरह से नहीं करना। सो दिस इज वन फॉर्मेट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैंने इस तरह से नहीं किया, बट फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में बात की कि अगर आपके कोई ग्रेड्स बुरे हैं किसी एक सेमेस्टर के अंदर, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन देम यू कैन डू दैट, सही है। और कोई भी इस तरह की ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन वैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपके बारे में, ठीक है। सो दिस वाज वन फॉर्मेट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आई स्टार्टेड विद क्या कहते हैं, मैं इस तरह से चला हूँ कि मैंने जो है सबसे अपना इंपॉर्टेंट रिसर्च एक्सपीरियंस पहले बताया, उससे जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था वो बाद में, और इस तरह से मैं नीचे गया हूँ। इस फॉर्मेट का फ़ायदा ये है कि स्पेशली इस तरह जीआरई भी नहीं हुआ तो हर ग्रेजुएट स्कूल के पास 1200 एप्लीकेंट्स थे। तब उसमें ये है कि आपको ये भी नहीं पता था कि कोई आपके सभी पूरी पढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें मेरा ये था कि यार चलो ये मेरी बेस्ट बेट है, इसलिए कि अगर कोई मेरे पहले 2 पैराग्राफ भी देखता है ना, तो ये देखो मैंने रिसर्च पेपर बोल्ड किया है, उसको ये पता चल जाएगा कि यार चलो एक पेपर है इस लड़के का, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट का ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इस तरह से ज़ूम करेंगे और आप बताना चाहते हैं अपनी पूरी स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो ये एक और एग्ज़ाम्पल है, ये नेहा की एसओपी है फॉर सीयू बोल्डर, ठीक है। और उसने भी देखिए पहला पैराग्राफ ना इसी तरह कैप्टिवेटिंग सा लिखा है कि आई कैन ट्रेस माय इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल फिजिक्स एरियाज टू अ कोर्स प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व दिस, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने अपने रिसर्च एरियाज के बारे में बताया है कि इट मोटिवेटेड मी टू एक्सप्लोर रिसर्च फोकस्ड ऑन द इंटरफेस ऑफ क्यूएफटी मैनी बॉडी फिजिक्स इन क्यूआई, ठीक है। और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस आई रियलाइज आई वांट टू थ्योरेटिकली स्टडी, अब उसने ये भी एक्सप्लिसिटली बता दिया कि मैं थ्योरी करना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, नेहा ने अपनी जो रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं उनको बताया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एंड दिस इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज़ इसमें ये होता है कि आपकी ना एक पूरी अंडर ग्रेजुएट स्टोरी पता चल रही होती है, सही है। सो फॉर एग्जांपल उसने अपना जो सोफोमोर के एंड पे काम किया उसने वो बताया, ठीक है। देन शी मूव्ड ऑन टू द वही पेपर जो हम लोगों का था, ठीक है, उसने उसके बारे में अपनी कंट्रीब्यूशंस बताई। और उसने बताया कि इसमें मैंने क्या किया कि दिस अलाउड मी टू स्टडी जॉर्डन विग्नेट ट्रांसफॉर्मेशंस, ओपन सिस्टम्स एंड डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। और फिर ऑब्वियसली ये चीज़ अगर आपके पास पेपर या प्रीप्रिंट है ना, तो ये चीज़ ये क्राउन ज्यूल है आपके एसओपी का मतलब व्हिच विल बी सबमिटेड टू फिजिकल रिव्यू है, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच एवरी ग्रेजुएट कमिटी लाइक्स, सही है। उसके बाद ये है कि उसके बाद फिर वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले समर में ये काम किया, फिर एस्ट्रोज में ये काम शुरू हो गया। और उसके बाद आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ टीचिंग का पैराग्राफ है। और उसके बाद फिर ये आ गया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पैराग्राफ। अब सीयू बोल्डर का ये है कि सीयू बोल्डर ने हमें कोई 2500 अल्फाज दिए हुए थे, हमारे पास स्पेस थी, यूजुअली होती है 2000 अल्फाज या 2 सफ़ों की, तो उसके अंदर है कि थोड़ा सा लिमिटेड होता है। अब यहाँ पे चूँकि ज़्यादा जगह थी तो शी उसने बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन किया है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर माई सो द रीज़न आई वांट टू अटेंड सीयू बोल्डर फॉर माई ग्रेजुएशन इज इंटीमेटली टाइड टू द एरियाज ऑफ रिसर्च दैट एक्साइट मी। और उसके बाद हाई एनर्जी फिजिक्स कंडेंस मैटर क्यूआई अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दोबारा स्टेट किए। उसके बाद जो है ये बताया, अच्छा जो सेंटर फॉर थ्योरी ऑफ क्वांटम मैटर है इसके बारे में बता दिया कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। उसके बाद वही प्रोफेसर्स के बारे में बताया कि इनके पास काम करना चाहती है, और फिर उन्हीं प्रोफेसर से काम के ऊपर ना एक्सपैंड किया है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ डॉक्टर रे अप्रोचेस द प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एंटेंगलमेंट इन क्वांटम सिस्टम्स वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर इसको रिलेट किया है अपने काम के साथ कि माय रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन जनरेशन ऑफ एंटेंगलमेंट इन स्पिंचेस हेल्प मी रियलाइज हाउ फैसिनेटिंग दीस प्रॉब्लम्स आर, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना लिंक बनाने हैं, ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे जगह ज़्यादा है, सो इधर आपको बहुत बेहतर लिंक्स मिल रहे हैं कि क्या कहते हैं प्रोफेसर के काम से और आपके काम से, और ये बताने में कि व्हाई यू एग्जैक्टली वांट टू गो टू दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर एंड पे है कि इट इज साइंटिस्ट विद, और ये एक कंक्लूजन का पैराग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज एन अदर फॉर्मेट फॉर योर एसओपी। और एंड पे ये कि देयर इज नो परफेक्ट एसओपी, और एसओपी भी जो है ना आपकी मतलब चेंज होती रहेगी बार बार। सो यू विल स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग वन ड्राफ्ट, ठीक है। और फिर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से करें कि आप एक ड्राफ्ट लिखें, फिर उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ और एक और ड्राफ्ट लिखें, ठीक है। यू डू दिस एंड आप उनको कंपेयर करें। सो एसओपी आपकी इस तरह की चीज़ है कि इवॉल्व होती रहेगी ओवर टाइम अंटिल 1 वीक बिफोर योर एप्लीकेशन डेडलाइन, ठीक है। मतलब आखिरी दिन तक बल्कि ये ना इवॉल्व होती रहेगी
तो इसके बारे में ये है कि इसको आप जस्ट कीप रीडिंग इट, कीप इम्प्रूविंग इट, और ये इसको इस तरह से करेंगे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एप्लीकेशन की। तो इसका ना हर जुमला मीनिंगफुल होना चाहिए और हर जुमले के अंदर आपकी आपकी एक अच्छाई पता चल रही हो, which will make you a good candidate for a university's graduate program। और ये कि कोई भी ना, मतलब मैंने ये 2 फॉर्मेट्स बताए हैं, हो सकता है आपको कोई तीसरा फॉर्मेट पसंद आ रहा हो और आप सोचें कि यार मैं उस तरह से लिखूँ, सो दैट इज़ फाइन एज़ वेल। मतलब ये एसओपी लिखने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस ये है कि रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा सा बनाए एंड फ्रेज इट इन अ वे दैट विल मेक यू लुक लाइक अ डिजायरेबल कैंडिडेट। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर एसओपीज। अच्छा, और एक दो और पॉइंट्स हैं एसओपी के बारे में, और ये अब आप लोगों को खुद डिस्कवर करना होगा। अब जिस तरह हमारा जो बैच है ना, हमारी डायनामिक्स इस तरह की थी कि हम हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे इन चीज़ों के बारे में, हम अपनी लिस्ट एक दूसरे से शेयर करते थे, और एज अ रिजल्ट हम अपने फिर एसओपीज भी एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे से क्रिटिक वगैरह मांगते थे उनसे। लेकिन ऑब्वियसली अब आपकी आप उन्हीं से अपना काम चेक करेंगे जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। अब आप अगर आप किसी और के साथ शेयर करें और आपके आइडियाज उसमें से उठा लिया, कोई पैराग्राफ उसमें से उठा ली, तो अब आप दोनों का नुकसान होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हेल्प मांगते हुए भी आपको कॉन्शियस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरा बंदा आपका नुकसान तो नहीं करना चाहेगा जानबूझ के। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जो हम अपनी जितनी एसओपीज हैं हम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग यहाँ से पूरे आइडियाज़ जो हैं वो उठाओ, या आप यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कॉपी करो। क्योंकि अगर हम आपके साथ शेयर करें, इसका मतलब हमने बहुत लोगों के साथ शेयर किया है, और इसका ये मतलब है कि अगर आपने कॉपी की तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये और लोगों ने भी वो हो सकता है कॉपी किया। तो हम एसओपीज अपनी शेयर कर देंगे, लेकिन आपको ना वो सिर्फ एक, अगर आपने कंपेयर करना है, आपको एक सैंपल चाहिए तो आपने उसको उस तरह ट्रीट करना है। आपने आइडियाज़ जो हैं वो कॉपी नहीं करने, आइडियाज़ आपके ओरिजिनल होने चाहिए। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि सितंबर अक्टूबर के एंड तक अब आपको क्या काम होना चाहिए। मतलब आपका अर्ली फॉल का लेट टाइम चल रहा है, तो अब आपके पास जो है ना एक रफ ड्राफ्ट या फिर कुछ आइडिया हो कि आपकी एसओपी में क्या क्या जा रहा है, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं और आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कुछ रफ स्केच आपके जहन में होना चाहिए। सीवी आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, वो अर्ली फॉल में ही बन जानी चाहिए। सीवी भी आपकी रिवाइज होती रहती है अलोंग द प्रोसेस, लेकिन आपके पास कुछ सब्सटेंसिव होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू राइट ईमेल्स टू योर प्रोफेसर्स और आपने अपनी रिकमेंडेशंस के लिए भी देनी होती है सीवी। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप सीवी बना के साइड पर रखते हैं और एसओपी साथ साथ काम करते रहें। ठीक है, और फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी लिस्ट है वो भी एक बेटर शेप में होनी चाहिए। आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आइडिया होना चाहिए, आपकी एक्सेल शीट अच्छी खासी अपडेटेड हो। अभी स्टार्ट में आप अपने पास कोई 20-25 यूनिवर्सिटीज़ रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप कट डाउन करते रहें एक्सपेंसेस, एवॉल्विंग इंटरेस्ट वगैरह वगैरह की बेसिस पे। लेकिन इस पॉइंट पे ना यू शुड बी इन अ मच बेटर शेप एज कम्पेयर टू व्हेन यू वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। ठीक है। अच्छा, अब लेट नवंबर में जो है आपने, अगर आप याद करें तो अर्ली फॉल में आपने बताना था कि अपने रिकमेंडर्स को बता देना था कि आप उनकी रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लेट नवंबर में ना आपने एक रिमाइंडर भेज देना है अपने रिकमेंडर्स को कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि आपने रिकमेंडेशन लिखनी है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ताकि उनको ना आइडिया हो कि उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन लिखनी है। फिर एक हफ्ता पहले डेडलाइन के आप एक और रिमाइंडर भेज सकते हैं। मतलब ये वैसे बहुत जनरल सी बात है, आपको जहाँ पे वैसे मिले तो आप उनको वैसे भी रिमाइंड करवा सकते हैं। अक्सर रिकमेंडेशन, जैसे हमारी रिकमेंडेशन 2-2, 3-3 हफ्ते आफ्टर द डेडलाइन गई थी, कोई इतना खास फिक्र वाली बात नहीं होती है अनलेस उन्होंने वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली स्टेट किया हो कि इस तारीख के बाद हम रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, विच इज़ वेरी रेयर। मैंने नहीं देखा इस तरह का कुछ। ठीक है, मेरी काफ़ी लेट गई हैं रिकमेंडेशंस, इज दैट मच ऑफ एन इशू। लेकिन हाँ, अच्छा होता है कि आप जो है रिमाइंड करवा दें अगर इनकेस वो भूल जाएं। ठीक है, और जो है क्या नाम है आपका जो है, अच्छा कुछ स्कूल्स जैसे ये जो यूसीज हैं आपकी, इनको होता है कि डाइवर्सिटी स्टेटमेंट वगैरह इन्हें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप यूसीज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख लें कि उनकी डाइवर्सिटी स्टेटमेंट जो है वो है, तो एक दिन बैठ के जो है ना
वो आप लिख लें, या कुछ को पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होता है, पर्सनल स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो वो भी आपको लिखनी पड़ सकती है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल होती हैं ये चीज़ें। लिख लें तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है, नहीं लिखेंगे तो बस ठीक है। फिर आपका फर्स्ट डेडलाइन जो भी हो, मैंने जो अर्लीस्ट डेडलाइन देखी है वो यूटी ऑस्टिन की देखी थी 1 दिसंबर की। तो कम से कम एक हफ्ता पहले जो है ना आपकी डेडलाइन की, आपकी एसओपी जो है ना वो फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी हो, मतलब एक ऐसा सॉलिड ड्राफ्ट हो, सॉलिड आपके पास ड्राफ्ट हो जो आपको पता है कि इसमें बिल्कुल हल्के से टीनी टाइनी चेंजेस करके आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आपने इसको रिव्यू करवाना है, आप अपने रिकमेंडर से रिव्यू करवा सकते हैं, अपने दोस्तों से रिव्यू करवा सकते हैं, दूसरों का रिव्यू करें, अपना रिव्यू करवाएं, किसी का नुकसान ना करें, किसी के आइडियाज कॉपी ना करें, किसी का मतलब, और ट्रस्ट, और उन लोगों को दें जिनको उनसे रिव्यू करवाएं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अपने जो नवंबर के लास्ट वीक के अंदर आप एप्लीकेशंस भरनी शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की चीज निकल आती है जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं होती। फर्ज करें आपको जो है आपको नहीं आइडिया था कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फी वेवर एप्लीकेशन अलहदा से मौजूद थी और उसकी कोई पर्टिकुलर डेडलाइन थी एप्लीकेशन के अंदर जमा करवाने की, क्योंकि एक आधे स्कूल के साथ ऐसा हुआ था। तो जो है ये इसलिए जो है ना, इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट फिलिंग आउट द एप्लीकेशंस इन लास्ट वीक ऑफ नवंबर सो दैट यू हैव एन आइडिया कि इस यूनिवर्सिटी को क्या क्या चाहिए। वैसे जनरली एप्लीकेशंस काफी स्टैंडर्ड होती हैं, इतना मसला नहीं होता है, लेकिन इट्स स्टिल बेटर। ठीक है, फिर आपके उसी तरह से एप्लीकेशन डेडलाइंस की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जो आपने यूनिवर्सिटी लिस्ट बनाई थी ना, जिस तरह से मुहसिन ने दिखाई थी अपनी यूनिवर्सिटी लिस्ट, उसी के अंदर जो है ना आपने अपनी एप्लीकेशन डेडलाइंस भी लिखनी है, ताकि यू हैव अ आइडिया कि आपके पास कौन सी एप्लीकेशन डेडलाइंस आर अप्रोचिंग फास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बाय द लास्ट वीक ऑफ नवंबर यू शुड मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग स्कोर, यू हैव सेंट आउट स्कोर्स टू ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट रिक्वायर देम। मतलब ये जो वेवर्स वाली चीज है ये पहले मांगी जाएगी सारी, और जो बच जाएंगी जिनको भेजने ही है उनको बाय द लास्ट वीक ऑफ नवंबर यू शुड सेंड देम आउट, ताकि क्योंकि स्कोर्स जाने में 5 से 7 दिन लग जाते होते हैं। तो और कुछ यूनिवर्सिटीज को होता है कि आपको बाय द डेडलाइन उन्हें चाहिए होती हैं स्कोर्स। वैसे यू कैन टॉक देम आउट ऑफ इट, अक्सर यूनिवर्सिटीज मान भी जाती होती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज 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 बेटर कि आप ये इस तरह के रिस्क ना लें और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही सारे जमा करवा दें। जो मोस्ट डेडलाइंस हैं देयर अराउंड 15 दिसंबर। ठीक है, चलती ये 15 जनवरी तक है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम खास तौर पे ये जो टॉप 10 रैंक्ड स्कूल्स हैं उनकी तो 15 दिसंबर, एक यूआईयूसी की नहीं थी 15 दिसंबर, बाकी की मेरा ख्याल है मेजॉरिटी की 15 दिसंबर थी। फिर उसके बाद जो है 1 दिसंबर मैंने अर्लीस्ट देखी है और लेटेस्ट जो है वो 15 जनवरी तक चली थी। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है कि यू कैन ट्राई, यू शुड बेसिकली ट्राई टू मेक योर रिकमेंडर्स सबमिट द रिकमेंडेशंस इन वन को। बार बार अनॉय करना अच्छा नहीं होता, करना पड़ सकता है, अगर करना पड़ जाए तो फिर झिझकना नहीं है, क्योंकि मतलब रिकमेंडेशंस भिजवानी तो है ना, अब ये नहीं करना कि मैं बार बार क्या तंग करूँ रिकमेंडेशंस के लिए, तंग कर लेना, लेकिन बेटर ये है कि आप जो है वो एक ही गो में वो रिकमेंडेशन भिजवा दें। तो इसलिए एप्लीकेशन टाइम पे आप जमा करवाएंगे तो तब ये होगा। फिर अब आपके पास जो है, अच्छा अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं, डेडलाइंस निकल गई हैं, फिर भी आप जो है वो प्रोफेसर्स को ईमेल्स कर सकते हैं जो वहाँ पे जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी भी आप अगर प्रोफेसर को इम्प्रेस कर देंगे तो हो सकता है वो जाके ग्रेजुएट एडमिशंस में आपके बारे में बात कर दे कि मुझे ये बच्चा या बच्ची चाहिए अपने ग्रुप में। तो इट्स ऑलवेज बेटर एंड तक जितनी जान मार सकते हैं ना वो मारे हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगी फिर बड़ा पेनफुल सा वेट है, कितना अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक मेरा ख्याल है चलता है, और इट ओनली गेट्स वर्स। और बस यही कर सकते हैं कि अपनी सैनिटी के ऊपर काबू रखने की कोशिश करें, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। सो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग को पूछ सकते हैं। Thank you, yeah. It was a wonderful presentation. जी बिनेश, Thank you. It was very amazing. मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड किया हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज रियली एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो उन्होंने कवर की हैं। एंड आई विश कि जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई कर रहा था आई हैड यू नो एक्सेस टू दीज वंडरफुल सीनियर्स। तो जो बाकी लोग हैं वो जब तक ये लोग हैं उनसे फायदा उठाएं, वैसे भी डिस्कशंस करें।
अनफॉर्चुनेटली अभी तो शायद लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है वो लोग वैसे भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप इनफॉर्मली ज़ूम पर सब लोग ही छोटी सी मीटिंग तो अरेंज कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट दे विल माइंड अगर इंडिविजुअली किसी ने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो। और प्लस जो जूनियर्स हैं वो इस तरह की प्रेजेंटेशन जो है वो ये भी ज़हन में रखें कि नेक्स्ट ईयर दे विल बी गिविंग आउट प्रेजेंटेशन लाइक दिस। तो जैसे आप लोगों की हेल्प हो रही है, जो फ्यूचर दूसरे लोग हैं उनकी फिर आपने हेल्प करनी है। तो जी, वी आर नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। So there was one question there. Yeah. जी, जी, हैदर खान ने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया था, वो चले गए थे। खैर मेरा ज़ूम रीस्टार्ट हुआ तो मुझे क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। सर वो हैदर का जो क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर देता हूँ, जो उसने मास्टर्स के बारे में पूछा है। तो हम क्योंकि यूएस की इधर सिर्फ बात कर रहे थे, तो यूएस में जो मास्टर्स प्रोग्राम्स की ना फिजिक्स में अलग से एप्लीकेशंस नहीं होती, वो मास्टर्स में रखते ही नहीं है स्टूडेंट्स को। और अगर आपने यूएस अप्लाई करना है तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाए तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी और आपको वो जो हैवी ट्यूशन फी है वो पे करनी होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स में अप्लाई करना है उनको यूरोप और कनाडा देखना चाहिए, और स्पेशली कनाडा देखना चाहिए क्योंकि कनाडा में फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं। यूरोप में यूजुअली जर्मनी जैसी जगहों पे ट्यूशन फी कोई नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स को एक बैंक में डिपॉजिट शो करना होता है कि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को फंड कर सकते हैं। तो मास्टर स्टूडेंट्स को तो यूएस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए अनलेस वो बहुत सारे पैसे देना चाहें। अब इसमें एक और चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू कनाडा, लेट्स से मतलब जैसे वाटरलू है, तो उनकी पहले कैनेडियन डेडलाइंस बहुत अर्ली होती हैं, 1 दिसंबर थी इस बार। और उसमें एक और मसला ये होता है कि उनकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वियर्ड सी होती है कि वो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो कहते हैं पहले आप फ़ी पे करो, वो वेरीफाई होगी तो फिर आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। तो डेडलाइन से कुछ दिन पहले स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा एक ये भी मसला होता है कि जैसे वाटरलू कहती है कि आप अपने एडवाइज़र से बात करें, द एडवाइज़र शुड सेलेक्ट यू एंड देन यू अप्लाई थ्रू द एप्लीकेशन, वरना मुश्किल होता है वाटरलू में होना। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। आई मीन इफ़ यू इट हैपेंस, पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, वी डिड टू, बट देन वी कुडन्ट अप्लाई टू कनाडा क्योंकि हमें आखिरी हफ्ते में रियलाइज़ हो रहा था अच्छा ये करना था, वो करना था। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज़ थिंग्स। दूसरी चीज़ ये है कि डोंट हेजिटेट टू अप्रोच सीनियर्स। अगर आप मतलब पीछे हमने भी सीनियर से बात की थी, मैंने मतलब बिलाल खालिद से, असद हुसैन से, मेरे निसाब हाजी हैं, मतलब आप इन सब से बात करें एंड स्पेशली लाइक अबाउट योर यूनिवर्सिटी लिस्ट एंड एसओपी, बिकॉज जितना डाइवर्स आपको ओपिनियन मिलेगा वो आपके लिए मतलब एक तरह से अच्छा है, मतलब कि आप कोई गलती कर रहे होंगे तो अगर एक बंदे को नज़र नहीं आए तो दूसरे को नज़र आ जाएगी। और जनरली व्हेन यू टॉक टू सीनियर्स आपको जनरली अंदाज़ा हो जाता है कि यार अच्छा मतलब किस जगह कौन सी अच्छी जगह है, किस जगह होने का क्या चांस है। तो दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। आई थिंक दैट इज़ इट। हाँ जी, और अपने ना अगर किसी को ना सीनियर के कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो वो फिर अगर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, जिनको भी अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे बातचीत करनी हो ना, अगर उनकी ईमेल आईडी वो है मेरे पास और वो कहाँ-कहाँ गए हुए हैं तो वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। चलें, थैंक यू अर्शद साहब। अच्छा, हमारे पास मुईज़ हसन और ताइदर साहब भी हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट मुईज़ एंड ताइदर टू add to this discussion regarding Canada and Europe. So Muiz, please go ahead. थैंक यू। मैंने ना कुछ 3-4 छोटे-छोटे पॉइंट्स ऐड करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ये जो सीनियर्स हैं ऑन अ रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें तो रियली वर न्यू एंड रियली नाइस फॉर मी टू सी, तो अ जॉब वेरी वेल डन। आई रियली वांटेड टू थैंक देम। दूसरा कुछ 3-4 चीज़ें मैंने ऐड करनी है। एक तो ये है कि एडमिशन प्रोसेस की हमने बात कर ली, बट ये भी हमारे ज़हन में होना चाहिए कि हम पीएचडी कर क्यों रहे हैं। पीएचडी बराए पीएचडी की एटलीस्ट मेरे नज़दीक कोई सेंस नहीं बनती। यानी आप सिर्फ इसलिए पीएचडी करें कि आपने पीएचडी होना है या पीएचडी करनी है।
आपका शौक होना चाहिए, आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं या कोई अगर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी में जब आप जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कोई पॉइंट्स आएंगे जब आप गिव अप करने के बिल्कुल करीब होंगे, या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट और ड्राइव करना पड़ेगा। तो वो मोटिवेशन अंदर से ही आएगी, यानी वो जो आपकी इनर ड्राइव है वो आपको पुश करेगी टू कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो ये आपके ज़हन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए। सिर्फ इसलिए पीएचडी ना करें कि बाकी सब भी पीएचडी कर रहे हैं या मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। ये पीएचडी का मकसद ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे नज़दीक। सेकेंडली, किसी स्लाइड में फील्ड स्विच करने की बात हुई थी या रेलिवेंट वर्क, तो वहाँ पे भी मैं एग्री करता हूँ कि आपका कोई ना कोई रेलिवेंट काम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो फील्ड स्विचिंग का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी मिसाल है, मैं फिज़िक्स में था ही नहीं पहले और बाद में स्विच करके फिज़िक्स में आ गया, और लोग हैं, डॉक्टर सभी हैं और लोग हैं। तो ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, यानी आप ये ना सोचें कि अब आप एक फील्ड में आ गए तो आप यहीं फंस के रह जाएंगे और अब सारी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है आपने, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी डिफरेंट एरिया में तो ये ज़रूर कोशिश करें कि आपका कोई रेलिवेंट काम है उसमें। तो उसके मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं, डीआरपीज़ वगैरह होते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद एज एन आरए वगैरह काम कर सकते हैं तो उस एरिया में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप फील्ड स्विच करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की जो बात हुई है, तो वहाँ मेरी एडवाइस ये होगी कि जिनसे आप लेटर्स मांग रहे हैं उनको पहले से बता दें, यानी लास्ट मिनट ना बताएं कि सर अगले हफ्ते मेरी डेडलाइन है तो आप लेटर लिख दें। ऐसे ना करें, 3-4 महीने पहले कम से कम उनको इन्फॉर्म कर दें कि इस साल मैंने अप्लाई करना है, ताकि वो भी मेंटली तैयार हो जाएं। और पर्सनली मैं तो स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं उनको किस तरह से जानता हूँ कि उनका लेटर किस तरह का मैं लिखूंगा, यानी इज इट गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग लेटर या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इनफ लेटर, ताकि उनके ज़हन में भी पहले से हो कि अगर यहाँ से हम लेटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे साथ सिर्फ एक कोर्स लिया हुआ है या अभी ले रहे हैं, तो देन आई डोंट नो यू दैट वेल, तो द लेटर विल रिफ्लेक्ट दैट। तो आई टेंड टू टेल दिस इन द बिगिनिंग, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि किस किस्म का लेटर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस यू शुड डू इन वेल इन एडवांस। एंड जैसे नेहा भी कह रही थी कि जब बाद में आपने अगर किसी ने एग्री कर लिया टू गिव यू लेटर, तो बाद में आप ना शर्माएं, उनको रिमाइंडर्स देते रहें। वी आल्सो गेट बिजी, तो सेंड अस रिमाइंडर्स। और इस चीज़ से ना शर्माएं कि आपने 20 जगहों पे अप्लाई कर लिया, 30 पे अप्लाई कर लिया, 40 पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि सो द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न टू यू कि अब मैं इनको कहूँगा कि 20 जगह लेटर जमा कराएं तो दैट डजंट लुक गुड, या 30 जगह कराएं तो दैट डजंट लुक गुड। इसमें आप झिझक नहीं होनी चाहिए, और रिमाइंडर्स भेजने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, जस्ट सेंड देम टू अस। लास्ट जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो ये कि आप लोग जब आगे पीएचडी प्रोग्राम्स में जाएंगे, जैसे आपके सीनियर्स गए हैं, तो रिमेंबर क्योंकि हमारा स्कूल नया है, तो यू आर गोइंग टू बी द एम्बेसडर्स देयर। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू अ प्लेस इन अ यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, यू डूइंग वेल, यू डूइंग गुड, तो दैट विल रिफ्लेक्ट वेल ऑन लम्स एज वेल। और जो आगे आपके जूनियर बैचेस आएंगे, अगर वो फिर दोबारा वहाँ अप्लाई करेंगे तो इट विल हेल्प दोज, क्योंकि वहाँ फिर पता होगा कि हाँ ये बंदा लम से आया था या ये लड़की लम से आई थी, इसने अच्छा काम किया, तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट भी अच्छे ही होंगे। तो रिमेंबर दिस कि आप वहाँ पे जाके अपने, हमारे मुल्क के, हमारे कौम के और लम्स के भी एम्बेसडर्स होंगे। तो ट्राई टू डू योर बेस्ट। एंड फाइनली, so this is something again मुझे realize हुई after going into the PhD and looking at my other colleagues and other friends, कि perhaps the most important thing in your PhD is your advisor। और इसमें मैं यही एडवाइस करूँगा आपको कि अभी शुरू में बहुत ज़्यादा restrictions ना लगाएं बेशक इस पे, यानी get admissions first। बाद में when you have multiple admission letters, तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि it's going to be your advisor जिनके साथ आपने काम करना है for a couple of years, 5-6 साल आपने उनके साथ लगाने हैं, he is going to guide you। तो
that is one of the most important relationships. बाज़ दफ़ा that doesn't work, या कोई issues होते हैं तो you know even if it's a good school, the experience is not going to be worthwhile. तो ये चीज़ आप बाद में you know देख सकते हैं once you have admissions के you know उस किसी एडवाइजर के पास स्टूडेंट से बात कर लें कि you know कैसा एक्सपीरियंस रहा, या through things like these, ताकि you know कि वो किस तरह के एडवाइजर हैं and if you'll be able to work with them. So I think these are the points that I wanted to add. जी थैंक यू मुइज। हायदर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली कोई ख़ास रूम नहीं, गुंजाइश नहीं रही ऐड करने की। बस यही है कि चूँकि यहाँ मुझे मेरे पास इम्प्रेशन ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ या शायद सारे पीएचडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल से ज़्यादा आपका पीएचडी एडवाइज़र ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका स्कूल बहुत अच्छा है और एडवाइज़र अच्छा नहीं है तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि स्कूल तो देखें, ज़रूर देंगे, मगर उसके साथ पीएचडी एडवाइज़र ज़रूर देखें कि ये किस किस्म का बंदा है, या आपको कितना या अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह डील करता है। क्योंकि ऐसे भी लोग देखे मैंने जो महीने में एक बार अपने स्टूडेंट को विज़िट करते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट एडवाइज़र देखे मैंने जो तकरीबन हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार आ जाते हैं। तो ये वाक़ई डिपेंड करता है कि आपका एडवाइज़र किस किस्म का है। तो स्कूल तो देखें बिल्कुल ज़बरदस्त, मगर खाली रैंकिंग आपको सब कुछ नहीं देगी। आप पीएचडी एडवाइज़र के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करिएगा जब आपके पास जब सही वक्त हो, आपको डिसाइड करना हो। बाकी तो फिर ये है कि आप अपने जो शौक़ है बस उसी को फ़ॉलो करें, और कोशिश करें कि दूसरों को यानी परसू ना करें, अपने इंटरेस्ट देखें कि आपको किस चीज़ में रिसर्च इंटरेस्ट है। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल थ्योरी में है, तो ज़रूरत नहीं एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की, क्योंकि उधर पैसे और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती हैं, मगर मसला ये है कि फिर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद ऐसा ना हो कि आप किसी बंद गली में पहुँच जाएँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्या कहना चाहिए, किसी पॉइंट पर आके फेस करते हैं सिचुएशन को। तो कोशिश करें अपने खुद एक प्लान बनाएं, रिसर्च प्लान बनाएं कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है, और उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि ये देखें कि एक बंदे ने अगर कोई ख़ास किस्म का काम करा है तो मैं भी उसी की तरफ चले जाऊँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये ना सोचे, अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करें। और जैसे मोहित ने आपसे कहा कि ये ज़रूर सवाल करिएगा कि आप पीएचडी कर क्यों रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको क्या कह सकता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल आपने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर दी, स्टूडेंट्स ने और मोहित ने। तो हाँ जी थैंक यू कायदा। मोहसन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, फुरकान और मैंने कुछ बातें कहनी है, पहले फुरकान बोले। हाँ, ये जो डॉक्टर मुइज़ ने बात की है ना कि हमारे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री इन ग्रेड स्कूल्स जो बाहर के हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने ये ट्रेंड नोटिस की है कि जिस तरह अब पर्ड्यू के अंदर पहले हमारे एक सीनियर गए हुए थे बिलाल खालिद, तो उन्होंने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया। तो अब इस साल ना लम्स में 4 दाखिले आए हैं पर्ड्यू के हमारे फिजिक्स के बच्चों के। इसी तरह से रॉचेस्टर के अंदर ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, तो इस साल रॉचेस्टर से भी 2 एडमिशन्स आए हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक है, वहाँ से भी ये है कि हमारे जो है स्टूडेंट्स जाते रहते हैं, तो वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, तो उधर से भी मतलब एडमिशन्स आ जाते हैं। और इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क है, लास्ट ईयर उधर शारून गया था, तो इस साल भी वहाँ से एक हमारे पास एडमिशन है। तो ये चीज़ है कि एक तो थोड़ा जब आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाए तो थोड़ा-सा इस बात बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हमारी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है ना, वो स्कूल्स आपको लेने की लाइकलीनेस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं मतलब अच्छे होते हैं। तो एक ये बात थी जो मैं ऐड करना चाहता था, और अभी मोहसिन ने कुछ कहना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर रिसर्च एरिया एट ऑल, ठीक है, जैसे मैंने जब समर में स्टार्ट किया था ग्रेजुएट स्कूल को, तो मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना है। तो देन यू कैन सॉर्ट ऑफ डू दिस कि
आप एक सॉर्ट ऑफ आपकी जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उससे ना आपकी एक अंडर ग्रेजुएट स्कूल की मतलब अंडर ग्रेड जो वो है वर्क की एक स्टोरी बन रही होगी, ठीक है। आप वो स्टोरी बनाए, उसके हिसाब से आप स्कूल्स में अप्लाई कर दें, बट अप्लाई टू स्कूल्स जहाँ जैसे जो आपका अंडर ग्रेड का काम है उसके मुताबिक भी ग्रुप्स हों, as well as other good groups which you would maybe go like which you would be interested in, जैसे मतलब कॉस्मोलॉजी है, आप कॉस्मोलॉजी में आपने काम नहीं किया हुआ, आपने काम जैसे कंडेंस मैटर में, तो आप कंडेंस मैटर की जगह पे ऐसी अप्लाई कर दें जहाँ कॉस्मोलॉजी भी अच्छी होती हो। तो आई एम लाइक आपको सर मुइज़ वगैरह भी बताएंगे, यूएस में फॉर द फर्स्ट 2 years you have to do a graduate coursework, and for those 2 years you can sort of explore any in the department. अभी रिसेंटली एक ओपन हाउस में बात हो रही थी, तो पहले साल तो आपने सिर्फ सेमिनार्स मोस्टली अटेंड करने होते हैं सारे ग्रुप्स के, एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ रफली डिसाइड कि मैंने कहाँ जाना है, तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। तो बट आपने थोड़ी सी स्टोरी बना के ब्रॉड जगह अप्लाई कर दें तो देन यू कैन स्विच आगे जाके भी वंस यू आर इन दैट स्कूल। तो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। जी थैंक यू मोहसिन। सो आई एम ग्लैड कि काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर हुई हैं। तो अगर किसी का सवाल है, हादी यू हैव अ क्वेश्चन? So I'm getting the impression कि suppose कोई बंदा अगर मास्टर्स करने गया है यूरोप में या कनाडा में, तो और उसके बाद उसने पीएचडी कंटिन्यू की है, या अगर वो यूएस से डायरेक्ट किया है पीएचडी के लिए, तो पहले 2 साल वो वही मास्टर्स वाला काम करेगा। सो इट्स एक्चुअली नॉट मतलब इसको कंसिडर अगर कोई करे कि मैं पीएचडी में एडमिशन नहीं ले रहा, मास्टर्स में ले रहा हूँ, तो उसके बाद अगर वो पीएचडी की तरफ जाना चाहे, तो दैट इज द सेम पाथ एज समवन वुड हैव टेकन इन द यूएसए, राइट? नहीं, इसमें अगर आप मास्टर्स करके जाएंगे तो यूजुअली इन मेनी यूनिवर्सिटीज यू सॉर्ट ऑफ हैव अ वेवर टू टेक फ्यूअर कोर्सेज। अगर आप एमफिल एमएस करके जाते हैं तो बजाय इसके कि आप 2 साल कोर्स वर्क में लगाएंगे, यू माइट बी स्पेंडिंग लाइक मे बी अ ईयर इन कोर्स वर्क विद रिड्यूस्ड नंबर ऑफ कोर्सेज। सर कैन आई ऐड समथिंग हियर? जी जी। अच्छा मैंने अभी मतलब रॉचेस्टर के ओपन हाउस में ये सवाल पूछा था और उन्होंने बताया था कि अगर आपने पहले से ही मास्टर्स किया हुआ है एंड यू गेट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम, तो उनके पीएचडी प्रोग्राम में कोर्स वर्क की एक रिक्वायरमेंट होती है, बट इट कैन बी वेव्ड। आप उनको बोलते हैं कि ये कोर्स मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, तो वो आपसे एग्जाम ले लेंगे एंड वो कोर्स वेव हो जाएगा। दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन देन यू विल हैव टू पास दैट एग्जाम। तो उसका इतना मसला नहीं होता। बाकी ये होता है कि कुछ स्कूल्स की ना रिक्वायरमेंट होती है कि इतने साल में हम पीएचडी देंगे, उससे पहले नहीं देंगे, मतलब कम होती है, रफली कोई ऐसा नंबर नहीं होता। सो वहाँ जाने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर मैं मास्टर्स कोर्स वर्क वेव करवा लूँ और मुझे जल्दी ग्रेजुएट होना, तो आप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इफ आई वो थिंक जो मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली इट्स लाइक अबाउट 2 years। अक्सर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पीएचडी में एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होती है कि इतने साल आपने यूनिवर्सिटी में रिजाइड करना है। सो इट्स यूजुअली 3 to 4 सेमेस्टर, सो उसका कभी मसला नहीं होता। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स करके जाते हैं, जैसे हमारे एमएस के स्टूडेंट्स भी काफ़ी जाते हैं पीएचडी में। तो उनके लिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्स वर्क रखते हैं जो बीएस के लिए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इवन विदाउट एन एग्जाम, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है मास्टर्स का जो उसमें अपने कोर्सेज किए हुए हैं, तो दे विल नॉट मेक यू टेक दोस कोर्सेज। देयर आर फ्यूअर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जो है यू आर going to take an exam to get a waiver for those courses, but at most places you get actually a waiver if you have an MS degree for about 8 courses. लेकिन जो कोर्स वर्क है वो याद रखें, वो हमेशा अच्छा होता है। इट्स नेवर अ बैड थिंग। ओके जी, सो एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? If not, so let me close this session with another
applause of thanks to everyone who spent their times in preparing and conducting this presentation. It was really a very good and informative session. बल्कि इसमें it's so comprehensive. I was thinking कि आप लोग ना सिर्फ लम्स में बल्कि पाकिस्तान में और भी अगर कोई यूनिवर्सिटीज जगह हैं जहाँ पे लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन ज़ाहिर हर जगह पे चाहिए, तो you can perhaps think of having this session online in a wide for a wider audience. तो अगर आप लोग इस पॉइंट में सोचते हैं and you are ready, we can sort of have this session and advertise it in other universities of Pakistan where students can join in and get this very important information for themselves. तो अब्दुल्ला, आप लोग रेडी होंगे इस तरह की चीज के लिए? Let me stop the recording. जी सर, बिल्कुल ये ऐसे होना चाहिए।